का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो बेटा जब अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले तो आपको बेसिस भी लिखना होता है कि इनके दोनों में जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में, इनके कंपैरिजन का बेसिस क्या है। तो आगे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बेसिस, किस बेसिस पे हम लोग दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इनकी बेसिक मीनिंग क्या होती है। तो जब बेसिक है पहला तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसकी मीनिंग। मीनिंग क्या होती है। तो फैक्टर इनकम में मैंने आपको बताया ही था कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम में आप लिख सकते हो कि इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें आप, इसमें क्या लिखेंगे आप, फैक्टर इनकम क्या होती है। तो फैक्टर इनकम में लिख लीजिए इट इज़ इनकम, या आप ये लिख लीजिए इट इज़ द इनकम received, it is the income, it is the income received by factor of production, it is the income received by factor of production, जो factor of production से हमें receive होता है for rendering factor services in production process। जो पहला हमारा सिंपल मीनिंग निकला है, वो जो सिंपल मीनिंग यहाँ से हमारा निकल रहा है, वो सिंपल मीनिंग क्या हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा फैक्टर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम में जो सबसे पहला हमारा बेसिस है वो है हमारा मीनिंग का, कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो मीनिंग में हमने आपको बताया इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सिंपल इसका मीनिंग निकला है यहाँ पे कि वो सब इनकम जो हमें रिसीव्ड होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जब हम लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे सपोज मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, लेबर देंगे, रेंट हम लोग लेबर को प्रोवाइड करेंगे, हम लोग कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग बिल्डिंग को प्रोवाइड करेंगे, लैंड को प्रोवाइड करेंगे। तो उसके जस्ट अपोजिट में हमें मिलेगा कि अगर हम लोग लेबर को प्रोवाइड करेंगे तो हमें वेजेस मिलेगा, अगर हम लोग लैंड को प्रोवाइड करेंगे तो हमें रेंट मिलेगा, अगर हम लोग कैपिटल लगाएंगे तो उस पर हमें इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा, और अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप देंगे तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो फैक्टर इनकम में जो सबसे पहला उसका बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है कि इट इज़ द इनकम रिसीव्ड। एक ये ऐसी इनकम होती है जो हमें मिलती है, रिसीव होती है बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो गुड्स का प्रोसेस होता है, जो प्रोड्यूस होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज को हम लोग देते हैं, फैक्टर सर्विसेज को देते हैं, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। किस प्रोसेस में देते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब इसके बाद जो बात की जाती है तो उसमें बात आती है कि हमारा ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। तो ट्रांसफ़र इनकम में मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी तरीके की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आप नहीं करते हो। तो सिंपली इसमें आप लिख सकते हो इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आप ट्रांसफ़र में इट refers to the income which is received without rendering any factor services। इट रिफर्स टू द इनकम विच इज़ रिसीव्ड विदाउट रेंडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। ये एक ऐसी इनकम होती है जो बिना किसी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड किए हुए आपको रिसीव हो जाती है। जैसे आपने सीबीएसई में क्लास 12 में अच्छा परफॉर्म किया, ऑल ओवर इंडिया आपकी फर्स्ट रैंक आई, तो उसमें आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की,
ठीक है, उसमें आपने किसी भी तरीके की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की और उसके बदले में आपको सीबीएसई की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्राइज़ मिलता है, तो वो प्राइज़ आपका ट्रांसफ़र इनकम का पार्ट बनेगा, वो आपका फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो यही होता है कि जो हमारी फैक्टर इनकम होती है इसमें हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगेंस्ट में हमें जो पेमेंट मिलता है वो हमारी फैक्टर इनकम हो जाती है। लेकिन ट्रांसफर इनकम में हम लोग किसी भी तरीके की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते हैं, विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इनकम वी रिसीव। क्लियर है? ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आता है बेटा इसमें इसमें सेकेंड पॉइंट में आपका आता है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो जो सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा होता है। तो जब हम लोग फैक्टर इनकम की बात करते हैं तो आपको भी बेटा पता है कि फैक्टर इनकम के लिए आपको कुछ ना कुछ सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो ये हमारा जो फैक्टर इनकम होता है ये गेनिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ये हमारा किस पे बेस्ड होता है, ये गेनिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। गेनिंग कॉन्सेप्ट, गेन का मतलब यही होता है कि जो हमें कॉस्ट से ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ हो। गेन का मतलब क्या होता है, आपको मैथ्स के स्टूडेंट आप रहे होगे, आपको 6, 7, 8 में जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया गया होगा ये, तो उसमें बताया गया होगा आपको कि गेनिंग कॉन्सेप्ट, या जब आपने 12th 11th रहा होगा तो 11th में आपको इकोनो उसमें अकाउंट्स में बताया गया होगा, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट अपना बनाया होगा या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कोई सपोज मशीन है तो मशीन को आपने 40,000 में खरीदा और उसको आपने 50,000 पे सेल कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो गेन कर रहे हो आप। तो गेन का कॉन्सेप्ट ही वहीं पे राइज होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी कॉस्ट जनरेट होती है। तो गेनिंग कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि हम जब कुछ कॉस्ट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आप गए और कहीं पे आपने लेबर एक्टिविटी की, तो लेबर एक्टिविटी में आप कुछ कॉस्ट अपनी पुट कर रहे हो, आप फिजिकल वर्क कर रहे हो। लेकिन ट्रांसफर इनकम में कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसमें कोई कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। तो इसलिए ये डायरेक्ट आपको क्या हो जाता है, रिसीव्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। ये आपका रिसीव्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। आज थोड़ा मार्कर की इंक डाउन हो गई, एक्चुअली मैं अभी सीए की क्लास हुई है मॉर्निंग में, तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने कराए गए हैं, तो उस मार्कर थोड़ा डाउन हो गया है, बट आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, समझ में तो आ रहा होगा ना। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा वो गेनिंग कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो रिसीव्ड कॉन्सेप्ट पर आता है। एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा कि जो भी इकोनॉमिक्स का या अकाउंट्स का, उसमें आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको समझनी है। क्योंकि जब बोर्ड का पेपर का एग्जाम पैटर्न बेटा चेंज हुआ है, और बेसिकली अब वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बच्चों से चाहते हैं। तो इसमें कई तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी फैक्टर इनकम होती है ये गेनिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि फैक्टर इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड बाय डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए जब आप सर्विसेज अपनी देते हो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ये गेनिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। क्यों गेनिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं उसमें जो हम लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उन सर्विसेज की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। तो उस कॉस्ट के ज़्यादा हमें जो पैसे मिलते हैं, हम कुछ कॉस्ट जनरेट करेंगे और उस कॉस्ट से ज़्यादा हमें जो पैसे मिलेंगे तो वो गेनिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो जाता है। हमने गेन किया है, हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी के बदले में हमें पैसा मिलेगा, तो वो हमने गेनिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड किया। लेकिन जो आपका ट्रांसफर इनकम होता है इसमें किसी तरीके की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ही नहीं है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है तो यहाँ पे कॉस्ट का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो ये रिसीव्ड कॉन्सेप्ट पर आपका बेस्ड हो जाता है। तो हमने दो बेसिस अभी तक देखे हैं, एक मीनिंग बेसिस देखा है और दूसरा कॉन्सेप्ट बेसिस देखा है। यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि इसमें इसके जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो सबसे बड़ा जो एग्जांपल मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सिंपली जैसे इसके हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है हमारा रेंट, लैंड के बदले में जो मिलता है, वेजेस जो लेबर के उसमें दिया जाता है, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है, और इंटरेस्ट। ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके फैक्टर इनकम के। और ट्रांसफ़र इनकम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आ जाता है हमारा स्कॉलरशिप।
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है। स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप को लेने के लिए आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी मान सकते हैं, आपने मेहनत की, आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको स्कॉलरशिप मिल गई, तो वो आपका फिजिकल वर्क हो सकता है, लेकिन वो आपका इकोनॉमिक वर्क नहीं हो सकता। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, यानी एक तरीके का ऐसा अलाउंस जो कि आप बेरोजगार हो, आपको किसी को कोई जॉब नहीं मिली है, तो गवर्नमेंट आपको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कुछ अलाउंस दे रही है, उसको हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसको अपने माइंड में रखना है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर अभी नहीं करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था हमारा, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। नेक्स्ट जो आपका एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कि हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ, फैक्टर और ट्रांसफ़र में क्या चीज़, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। जो आपकी ये फैक्टर इनकम है, जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में फैक्टर इनकम को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में, सपोज एग्जांपल बाद में लिख लेना, आप 3 पॉइंट में लिख सकते हो कि इट इज़ कंसीडर वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इट इज़ कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर इनकम को कंसीडर किया जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता है। इट इज़ नॉट कंसीडर्ड while कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। रीज़न आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम में, चलिए, तो ये 3 हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला मीनिंग था, दूसरा कॉन्सेप्ट था, और तीसरा था आपका नेशनल इनकम के बेसिस पे किसको कैलकुलेट किया जाता है और किसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और हमारे फाइनल गुड्स क्या होते हैं। कुछ आइडिया है आपको? ठीक है। तो जैसे हम लोग फाइनल गुड्स की और इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, तो फाइनल गुड्स एक ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच चुके हैं। फाइनलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच चुके हैं मीन्स, इसका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज़ आपने किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया, या सपोज़ आपने मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन किया, और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, आप लेके आए मार्केट से और आपने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा फाइनल गुड्स। लेकिन आप शॉप पे गए, और शॉप पे क्या हुआ, आप मिल्क लेके आए, और मिल्क से क्या किया आपने, कर्ड बना लिया, या मिल्क से क्या किया, आप चीज़ बना रहे हो। तो जो मिल्क होगा वहाँ पे बेटा, उस पर फर्दर प्रोडक्शन की प्रोसेस की जाएगी। तो जो मिल्क हो गया हमारा, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, मीन्स अभी वो रेडी टू यूज़ नहीं है। ठीक है, वो रेडी टू यूज़ नहीं है अभी, उससे हम फर्दर उस पर कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे, और प्रोडक्शन प्रोसेस करके हम क्या करेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स से फाइनल गुड्स बनने की जो प्रोसेस होती है, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो अपनी एग्जिस्टेंस को लॉस कर देता है, लूज़ कर देता है, खो देता है, ख़त्म कर देता है। जैसे आप मिल्क से जब कर्ड बनाओगे तो मिल्क अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देगा, मिल्क से आप चीज़ बनाओगे तो मिल्क अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एग्जैक्टली में आपके पास अवेलेबल रहते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं जाती है, वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, आप लेके आए और आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपने लिए। लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, हो सकता है कि रीसेल के पर्पज़ से आप लेके आ रहे हो, या ये भी हो सकता है कुछ आप उस पर फर्दर एक्टिविटी करो और फर्दर एक्टिविटी करके उसको रेडी टू यूज़ को लेके आओ, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं,
वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। मीन्स जो रेडी टू यूज़ नहीं है, अभी उस पर कुछ और हमें एक्टिविटी करनी है, उसके शेप को, उसकी क्वालिटी को और उसको हमें चेंज करना है, तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। सेकंड आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स हमारे ऑलरेडी डायरेक्ट डिमांड को रिलीज करते हैं। ठीक है, हमारे जो फाइनल गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट डिमांड को रेज करते हैं। डायरेक्ट डिमांड कैसे होती है? जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया, शॉप पे गए और आपने डायरेक्टली डिमांड की और वहाँ से वो आपको मिल गया। लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट डिमांड को जनरेट नहीं करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो फाइनल गुड्स नहीं होते, वो रेडी टू यूज़ नहीं होते हैं। हमें उनको रिसीव करना होता है, रिसीव करने के बाद उन पर कुछ प्रोसेस करनी होती है और उस प्रोसेस को करने के बाद वो फाइनल गुड्स बनते हैं, तब जाके उन पर डायरेक्ट डिमांड इम्पोज की जाती है। तो हमारे जो फाइनल गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं, डायरेक्ट डिमांड पर बेस्ड होते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट डिमांड पर बेस्ड नहीं होते हैं, ये फाइनल गुड्स की डिमांड पर ही बेस्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जैसे आपने सुना होगा वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का मतलब हो गया कि जब आपके कोई भी गुड्स हैं और वो फाइनल गुड्स पे बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं, तो इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। वैल्यू एडिशन मीन्स कि सपोज़ आप शॉप पे गए और बोला कि भैया हमें ये सेलफोन चाहिए, उसने आपको बताया 10,000, आपने ख़रीदा उसको और लेके वापस घर आ गए। लेकिन सपोज़ आप शॉप से मिल्क लेके आए और जब मिल्क आप लेने गए थे तो उसने आपको बताया था, जो मिल्क की कॉस्ट आपको पड़ी है शॉप पे, ये आपको सपोज़ 100 रुपीज़ की आप मिल्क लेके आए और इस मिल्क से आपने क्या किया है, चीज़ बना दिया है और चीज़ आपने बनाया और इसको आप 300 पे सेल कर रहे हो। तो देखो, मिल्क आपने लिया था 100 रुपीज़ पे और इसको सेल आप कर रहे हो 300 पे, मीन्स इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो गया, कुछ वैल्यू ऐड हो गई और जो ये फाइनल प्राइस इसका निकल के आया है वो 300 पे सेल आप कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें कि इसमें प्रोडक्शन की जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर होते हैं या फैक्ट्री के बाहर होते हैं। तो आपको भी पता है, नाम से ही क्लियर है कि जो फाइनल गुड्स हैं वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं, तो वो फैक्ट्री की बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, अभी फर्दर उन पे कुछ एक्टिविटी की जानी है, अभी वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ नहीं है, अभी उनसे आपको कुछ बनाना है, तो ये फिजिकल बाउंड्री को, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं, बल्कि अभी वो उसी के अंदर रहते हैं और वो तब तक उसके अंदर रहते हैं जब तक कि वो फाइनल गुड्स में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, जैसे आप पूछा जाता है कुछ एग्जांपल्स बताइए, तो सबसे पहला एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल्स जो है वो है मिल्क। मिल्क आपने क्या किया है, आपके घर में सपोज़ काऊ है या बफेलो है, आप उससे जो मिल्क है वहाँ से लेके आते हो और उसको लाए और आपने बॉयल वाइल किया और उसको पी लिया आपने, तो वो आपका फाइनल गुड्स हो जाएगा। लेकिन वही मिल्क अगर आप लेके आ रहे हो और उससे कर्ड बना रहे हो, तो मिल्क यहाँ पे आपका फाइनल गुड्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिल्क से आपने कर्ड बनाने की प्रोसेस की और दूसरा, कर्ड बनने के बाद मिल्क का जो अपना एग्जिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया है। इसलिए मिल्क को हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे और कर्ड को क्या करेंगे, फाइनल गुड्स मानेंगे। क्लियर है? इसको मैं लिखवाऊँ कि आपके पास नोट है? ठीक है, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कि इससे टाइम वेस्ट होगा आपका। जो चीज़ लिखवानी होगी आप मुझे बता देना, तो मैं आपको उसको नोट डाउन करा दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल गुड्स के बारे में। बेटा, फाइनल गुड्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमेबल गुड्स और दूसरे हमारे होते हैं कैपिटल गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने देखा है कि हर सेकेंड या थर्ड ईयर इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स का, कि फाइनल गुड्स से क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, सॉरी कंज्यूमेबल गुड्स से क्या होते हैं और आपके फाइनल गुड्स, सॉरी कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं, तो कंज्यूमेबल गुड्स में यही बताया गया है कि जो कि किसी भी ह्यूमन की वांट को या कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे सपोज़ आप मिल्क लेके आए और मिल्क लेके आए घर पे, आपने उसको बॉईल किया और आपने ड्रिंक कर लिया, तो ये तो आपका कंज्यूमेबल गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपको नीड थी मिल्क ड्रिंक करने की और आप लाए। कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक गए आप शॉप पे लेके आए और आपने उसको ड्रिंक कर लिया, तो ये कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाइड कर दे रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कंज्यूमेबल गुड्स। जबकि जब आप कैपिटल गुड्स की बात करते हो, तो कैपिटल गुड्स क्या होता है कि ये जो गुड्स होते हैं ये दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेंगे? सपोज़ आप मिल्क लेके आए, आपने क्या किया, इस मिल्क से कर्ड बना दिया, तो ये कर्ड को बनाने में हेल्प कर रहा है, ये आपकी डायरेक्ट वांट को फुलफिल नहीं कर रहा है। जैसे सेकंड,
आप कोई मशीन लेके आए और उस मशीन को लेके आए और उस मशीन से क्या कर रहे हो, आप फर्दर किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो आपका कैपिटल गुड्स हो जाएगा, ना कि कंज्यूमेबल गुड्स होगा। तो सिंपली याद रखना, कंज्यूमेबल गुड्स एक ऐसे गुड्स होते हैं जो ह्यूमन की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाइड कर देते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड नहीं करते, बल्कि किसी दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड एग्जांपल है कि ये किसी भी तरीके की प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स जो होते हैं वो किसी भी तरीके की प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मीन्स ये जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं इनको फर्दर किसी गुड्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये आप ले आइए और आपको जो भी यूज़ है आप उसको डायरेक्टली कर लीजिए। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस पे ही बेस्ड होते हैं। मीन्स इनको हम लेके ही इसीलिए आते हैं कि हमें इससे कुछ और बनाना है। मोबाइल फ़ोन की बहुत सारी मशीन होती हैं, मोबाइल की असेंबलिंग होती है, उस पर टैग लगाया जाता है, ठीक है। तो वो सारी जो मशीनें होती हैं वो कैपिटल गुड्स का काम करेंगी। आप अपनी कंपनी में कोई मशीन लेके आए, सपोज़ फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि हम कोई स्लीपर बनाने का काम करते हैं, तो स्लीपर ऐसे थोड़े बन जाएगा। उसके लिए आप कोई मशीन लेके आओगे, मशीन में रॉ मटेरियल पुट करोगे, वो रॉ मटेरियल में कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद वो गुड्स में तैयार हो जाए, स्लीपर बन जाएगा। तो जो मशीन आप खरीद के लेके आ रहे हो, उस मशीन पे आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, तो फर्दर प्रोसेस करके आप उससे स्लीपर प्रिपेयर कर रहे हो। तो जो मशीन हो गई आपकी वो कैपिटल गुड्स हो जाएगी, और जो स्लीपर यहाँ पे तैयार हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंज्यूमेबल गुड्स, यानी वो डायरेक्टली आपकी वांट को क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड कर देगा। तो स्लीपर को किसी तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मशीन जो होती है उस मशीन को आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी में यूज़ कर सकते हो। तीसरा जो इनपुट डिफिनेशन होता है बेटा, वो होता है कि जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं वो उनकी जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। मीन्स एक फिक्स्ड लाइफ होती है, जैसे 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स कह सकते हो आप। एक लिमिटेड लाइफ के लिए वो यूज़ होते हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। अगर आप कोई मशीन लेके आए हो तो 2-3 साल में नहीं उसको, बल्कि आप कब तक यूज़ करोगे, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स तक यूज़ करोगे। अब आप ये क्वेश्चन पूछ लो कि सर उसमें अगर कोई कमी आ गई, कोई ख़राब हो गया, तो बेटा वो एक अलग टेक्निकल इशू होता है। वो उससे हम लोग कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो आप ये मान के चल सकते हो कि वो एबनॉर्मल कंडीशन में हमारे साथ हो जाता है, कभी कभी हो सकता है हो गया हो। तो सिंपल ये कंज्यूमेबल गुड्स जो होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, वो लिमिटेड होती है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो कंज्यूमेबल गुड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा दिनों तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इससे पूछें कि एग्ज़ाम्पल अगर हमें इसका लेना है कि कैसे कौन सा एग्ज़ाम्पल लेके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल जाते हो और स्कूल की डिस्टेंस अच्छी खासी है, तो आप अपने लिए क्या करोगे, कोई स्कूटी खरीद लोगे या कोई कार खरीद लोगे, ठीक है, या बाइक खरीद लोगे। तो जो स्कूटी, कार, बाइक आपने खरीदी है, आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो और आप उससे स्कूल जाते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कंज्यूमेबल गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर वही कार, वही स्कूटी, वही जो आपका कार है, बाइक है, स्कूटी है, अगर किसी कंपनी ने लिया और वो कंपनी उसको ड्राइवर्स को देती है, ड्राइवर उसको चलाते हैं और उसको चलाने के बाद उससे इनकम जनरेट करके ओनर को देते हैं, तो वो हमारा कैपिटल गुड्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसको हम डायरेक्टली अपनी वॉन्ट्स के लिए नहीं ले रहे हैं, उसको हम ले रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स हम उसको ले रहे हैं और हम उसको अदर लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे ओला होता है, उबर होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी टैक्सेस को जो है पब्लिक को हायर करा देती है, वो उसको लेते हैं, उनकी सर्विसेज को लेते हैं, जहाँ उनको डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिल जाता है, फेयर मिल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। और कंज्यूमेबल गुड्स, वो जो कार हम खुद यूज़ करेंगे तो कंज्यूमेबल हो जाएगा, और अगर कोई ड्राइवर उसको लेके आएगा, टैक्सी ड्राइवर चलाने के लिए लेके आएगा, तो वो क्या करेगा, उसको उसको जो यूज़ करेगा वो एज अ कैपिटल गुड्स यूज़ करेगा। तो ये क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? जी 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 बेटा, बिल्कुल। किसमें? नहीं, कंज्यूमेबल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स जो होते हैं, आप कंज्यूमेबल गुड्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से रेडी टू यूज़ होते हैं। आप ले आइए और आप डायरेक्ट उसका यूज़ करिए। फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स भी बिल्कुल रेडी टू यूज़ होते हैं। उनको ले आइए, आप ला के अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स का और फाइनल गुड्स का कंपेरिजन नहीं करते हैं, वो तो दोनों एक काइंड से सेम ही है। उनका यूज़ भी दोनों का सेम है। फाइनल गुड्स का, फाइनल गुड्स जो होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फाइनल गुड्स आपके कंज्यूमेबल भी हो सकते हैं और कैपिटलाइज्ड भी हो सकते हैं। कैपिटलाइज अगर मान लीजिए जैसे जो फाइनल गुड्स तैयार हुआ, आप ये मिल्क लेके आए, आपने मिल्क को परचेज़ किया, या मिल्क आपने के घर में हुआ, आपने इसको बॉयल किया और आपने ड्रिंक कर लिया, तो ये फाइनल गुड्स भी है और साथ ही साथ ये कंज्यूमेबल है। फाइनल गुड्स की कौन सी कैटेगरी में आता है, ये कंज्यूमेबल में आता है।
लेकिन अगर उसी मिल्क को आपने क्या किया, फर्दर एक रैपर में पैक करिया, और पैक करने के बाद आप इसको शॉप पे ले गए या खुद आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो और इसको सेल कर रहे हो, तो ये वहाँ पे आपका फाइनल गुड्स नहीं होगा, ये आपका कैपिटल गुड्स बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि डायरेक्टली आपकी बॉन्ड्स को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, आप इसको ला रहे हो और आप इसको रीसेल के पर्पज से यूज़ कर रहे हो। तो ये आपका जो मिल्क है ये इंटरमीडिएट वो सॉरी आपका कैपिटल गुड्स बन जाएगा। मीन्स फाइनल गुड्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। फाइनल गुड्स कंज्यूमेबल भी हो सकते हैं और कैपिटलाइज्ड भी हो सकते हैं। अगर वो कंज्यूमेबल है यानी आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो, और कैपिटलाइज है मतलब आप उनको फर्दर किसी एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हो या आप उनको रीसेल करके आप वहाँ से कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि नेशनल इनकम से पहले हमें समझने ज़रूरी थे। अब नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हो, तो सपोज़ आप अपनी इंडिया की अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे, तो आपको भी पता होगा कि आपकी इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ हैं जो कि आपकी कंट्री में रहते हैं, और कुछ होते हैं जैसे कि सपोज़ फॉरेन कंट्री से यूएस से कोई ग्रुप आया है और वो अ, हमारा ताजमहल देखने के लिए आया है, या मथुरा वृंदावन देखने के लिए आया है, या बॉम्बे घूमने के लिए आया है, तो वो भी हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं। हमारी कंट्री के कुछ लोग होते हैं जो कि फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ घूमते हैं। या सपोज़ सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्रिकेट का ले सकते हो कि हमारी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ से क्रिकेट सीरीज़ होती है, और हम लोग उस सीरीज़ को खेलने के लिए जाते हैं, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वो लोग हमारे यहाँ भी आएंगे। तो जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कौन कौन सी इनकम्स को हम लोग नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे, किसकी किसकी इनकम को नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे रेजिडेंट इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडियन का कॉन्सेप्ट आता है। डोमेस्टिक टेरिटरी की बात आती है कि कहाँ तक हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, कौन सी वो बाउंड्री होती है जहाँ तक की इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। तो उसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। बात आती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, बता सकते हो आप? हम्म। अच्छा, बस इतना ही? और कुछ? ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम लोग बात करें तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा। उस जो इंडिया का मैप है उसकी जो फिजिकल बाउंड्री होती है, सपोज ये मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप, ये हमारी इंडिया है ये हमारे इंडिया का मैप है। जो आप ये बाउंड्रीज देख रहे हो, जो बॉर्डर देख रहे हो, ये बॉर्डर ही हमारा लिमिटेड है। यहाँ से बाहर हम लोग किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कोई दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आप बाउंड्रीज देख रहे हो, इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाएंगी, वो सारी की सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएंगी, और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम इनको कंसीडर करेंगे। ये हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टेट्स होते हैं, बट वो सारे के सारे स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड होते हैं। तो इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, वो सारी की सारी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी। अब आपको पता ही है कि जब हम लोग महाराष्ट्र से ऊपर निकल जाते हैं, तो महाराष्ट्र से ऊपर की तरफ जो हमारा ये वाला एरिया होता है, ये हमारा लैंड एरिया होता है। और महाराष्ट्र से नीचे जो पूरा एरिया होता है हमारा, ये सी एरिया होता है। तो ये तो इंडिया की बाउंड्री रही। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी या जितने भी लोग होंगे, वो सारे के सारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अब आप इस सपोज इस बाउंड्री से बाहर निकले हो, आपको भी पता है कि इंडिया का जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ही स्टार्ट हो जाता है हमारे पूरा सी पैसिफिक है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, हिंद ओशियन है, बहुत सारे अटलांटिक ओशियन है, तो बहुत सारे ओशियन यहाँ पे आते हैं। तो इंडिया की बाउंड्री से आपको 12 नॉटिकल माइल तक जाना है, 12 नॉटिकल माइल तक जाना है। इस इंडिया की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से आप सी में टोटल 12 नॉटिकल माइल तक जाओगे। 12 जो ये नॉटिकल माइल होता है, ये सी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंडिया की फिजिकल बाउंड्री से लेकर के और सी एरिया में 12 नॉटिकल मील तक की जो डिस्टेंस होती है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये वाला पार्ट जो फिजिकल बाउंड्री है, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है,
और जो सी एरिया है एक लिमिटेड किलोमीटर या एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो वो हमारा जो कि मेजरमेंट होगा वो 12 नॉटिकल मील तक ही होगा। 12 नॉटिकल माइल तक ही हम लोग अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट उसको मानेंगे। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अब बात ये आती है कि ठीक है इंडिया में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग आ रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी कंट्री है यूएस। अब आपको पता भी है कि इस टाइम पे जो इकोनॉमी है हमारी वो ग्लोबल इकोनॉमी है, हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस होता है। तो सपोज़ कोई इंडिया का पर्सन आया और वो यूएस आया और यूएस वाला जो पर्सन है वो इंडिया गया। तो जो ये यूएस इंडिया वाला पर्सन यूएस में आया है, पर्पज कुछ भी हो, और जो यूएस वाला पर्सन इंडिया में गया है इसका भी पर्पज कुछ भी हो, तो जो इंडिया वाला पर्सन यूएस में आया है तो क्या इसकी जो इनकम होगी वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम आप कंसीडर करोगे या नहीं करोगे? अच्छा, और नॉर्मली ऐसे आया है तो? ठीक है, नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी तो परफॉर्म करेगा वो एक अलग मैटर है। हम ये सिर्फ पूछ रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं होगा। ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं होगा? गुड, ये होगा, डेफिनेटली होगा। तो हमारी इस तरीके से बहुत सारी हमें देखा होगा कि हमारी इंडिया है तो इंडिया की जो एम्बेसी है वो फॉरेन कंट्री में है। ठीक है, फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में है। तो जो हमारी वाली एम्बेसी है वो फॉरेन कंट्री में हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी। लेकिन किसी फॉरेन कंट्री की जो एम्बेसी हमारे यहाँ है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा। सपोज़ इंडिया की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और वो किसी फॉरेन कंट्री में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन यूएस की कोई बैंक है और वो हमारे इंडिया में परफॉर्म कर रही है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो हमारे इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे इंडिया से कुछ प्लेयर गए यूएस में खेलने के लिए तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन यूएस के जो प्लेयर हमारे यहाँ खेलने के लिए आएंगे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। यानी अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, an individual or an institutions who originally resides in a country and which centers of economy इन्वर्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। मीन्स कि वो कंट्री में हो और उसमें जो सेंटर ऑफ इकोनॉमी हो, मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो वो उसी कंट्री से रिलेटेड हो, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं और उसको नॉर्मल रेजिडेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट की भी डेफिनेशन में वो फॉल करता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर आप बात करो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर सपोज मान लो अगर हमें 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आए और हमें लिखना हो तो सिंपली आप ये लिख दोगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब ये जो हमारे बॉर्डर लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाले बॉर्डर लाइन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। और इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं। जैसे सबसे पहला हमारा आता है टेरिटोरियल वाटर, मतलब ये जो सी का एरिया होता है हमारी बाउंड्री से लेकर के और जो सी का एरिया होता है 12 नॉटिकल मील तक, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। हमारी जितने भी सी और क्राफ्ट्स होते हैं, सी और क्राफ्ट मीन्स जो आपके जहाज़ वगैरह होते हैं बड़े बड़े ये सब, तो ये सब जो होते हैं ये किसी भी ऑपरेशन में कहीं भी किसी सी एरिया में काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे, उसको भी हम लोग अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जो ये शिप और जो क्राफ्ट्स हैं हमारे वो किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होने चाहिए। सपोज जैसे रिलायंस है तो रिलायंस से रिलेटेड है या किसी और इंडियन कंपनी से रिलेटेड है, उसी का ओनर जो है वो इंडियन है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे। तो पहला है आपका टेरिटोरियल वाटर, दूसरा है आपके शिप्स एंड क्राफ्ट, तीसरा जो आपका आ जाएगा वो एम्बेसी आ जाएगा। एम्बेसी मीन्स हमारी इंडिया की जो एम्बेसी है वो यूएस में है और यूएस की जो एम्बेसी है वो हमारे इंडिया में है। तो जो यूएस की एम्बेसी हमारे इंडिया में है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन हमारी इंडिया की एम्बेसी जो यूएस में है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हमारे लिए बन जाएगी। इसके बाद आता है हमारे ऑयल और नेचुरल गैस के जो रिक्स होते हैं। आपको भी पता है कि जो पेट्रोलियम का वगैरह का एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो सारे के सारे सी एरियाज़ में होता है, समुद्र में होता है। तो वो जो हमारे उसके नेचुरल रिक्स वगैरह होंगे, रिक्स मीन्स होता है कंटेनर, तो जो वो नेचुरल रिक्स वगैरह होंगे हमारे, जो ऑयल होगा हमारा वो हमारी कंट्री का पार्ट होगा। अब सपोज जैसे इसमें मान लीजिए आप यहाँ पे समुद्र में सी एरिया में
कहीं पे जो है ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो और रिलायंस कंपनी करा रही है और उसका ऑयल निकल गया, तो अब कल को चाइना वाले भी आके कह देंगे कि नहीं ये तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो बस आपको याद रखना है कि अगर आपका वो इंडियन है जिसकी ये शिप्स और एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, ऑयल और पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन कर रहा है, रिग्स वगैरह हैं उसके, तो वो सारे के सारे इंडिया के ही पार्ट होंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में उनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद बहुत छोटे छोटे ऑप्शन आपको जैसे देखा होगा आपने कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, हमारी जो मिलिट्री जाती है वहाँ पे अपने ऑपरेशंस करती है, तो वो जो मिलिट्री द्वारा ऑपरेशंस किए जाएंगे वो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट होते हैं। हमारी इंडिया की कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस यूएस के साथ हो रहे हैं, हमारे सपोज जो मिलिट्री मेंबर्स हैं वो यूएस में गए और वहाँ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। यूएस वाले आके हमारे यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये जो फिजिकल बाउंड्री है हमारी सी एरिया में 12 नॉटिकल मील तक, और जितने भी तरीके की हमारी एम्बेसीज होती हैं, जितने भी तरीके के हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी तरीके की हमारे ऑयल एंड नेचुरल रिग्स होते हैं, ये सारे के सारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होते हैं। बशर्ते जो रिग्स वगैरह है, कंटेनर वगैरह, जो शिप्स एयरक्राफ्ट्स वगैरह है, उसका जो ओनर है वो इंडिया से रिलेटेड होना चाहिए। सो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा ये आपको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप सुनोगे इस चैप्टर में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम, वो आता है इंडियन रेजिडेंट। तो इंडियन रेजिडेंट क्या होते हैं, कुछ आइडिया? लीगल प्रोसीजर से जो बेटा सिटीज़न बने हैं उनको हम लोग सिटीज़नशिप में रखते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं रखते हैं। हालांकि वो रेजिडेंट होंगे, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ लीगल लॉ के थ्रू उनको सिटीज़न मिली है कंट्री की, जैसे कोई यूएस का पर्सन है और उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले रखी है लॉ के थ्रू, तो वो सिटीजनशिप में आएगा, वो रेजिडेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। तो लॉ का यूज़ आप यहाँ पे मत करिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट की, यस ये एकदम एग्जैक्ट करेक्ट डेफिनेशन है आपकी कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट यानी एक ऐसे पर्सन जो कि इंडिया में बॉर्न हुए हों या इंडिया में 1 ईयर से ज़्यादा टाइम उनको रहते हो गया हो, और जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इस कंट्री में हो रहा हो, इंडिया में हो रहा हो, उसको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में, एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरी रेजिड इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। यानी वो इस कंट्री में बॉर्न हुआ हो या वो यहाँ पे रह रहा है और उसको रहते हुए 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, तो उसकी द्वारा परफॉर्म की गई जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी वो इंडिया में ही परफॉर्म की जा रही हैं, तो उसको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में बिल्कुल फिट बैठेगा। और जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी उस इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन आती है। काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट, जैसे सपोज एक पूछा गया है कि यूएस का एक जो है स्टाफ है, यूएस का एक टूरिस्ट है और वो इंडिया घूमने के लिए आया है, तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? यूएस का टूरिस्ट है और इंडिया घूमने के लिए आया है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में, हाँ अच्छा ठीक है, यूएस का एक पर्सन है और वो इंडिया में आया है और वो कुछ यहाँ पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, अगर 1 ईयर से कम है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ जी। हम्म, हाँ उसमें लीगल प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर होता है, लेकिन वो यहाँ पे आपको बताया नहीं जाता, इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि बेसिक हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना होता है, इसीलिए सिटीजनशिप की यहाँ बात ही नहीं की गई है, यहाँ पे रेजिडेंट की बात की गई है। सिटीजनशिप में लॉ इन्वॉल्व हो जाता है, हमें लॉ से मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखना है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकोनॉमिक की पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें होनी चाहिए, इंडिया में बॉर्न हुआ हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो सेंटर है वो इंडिया हो, या दूसरा आप ये कह सकते हो कि 1 ईयर से ज़्यादा वो रहते हुए हो गया और उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो सेंटर है वो इंडिया है, तो वो हमारी इको की डेफिनेशन में आएगा।
सिटीजनशिप की बात अलग होती है कि उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले रखी है या वो जो भी उसके लीगल प्रोसीजर है। हाँ, इन सब के पीछे लीगल प्रोसीजर होता है, तो लीगल प्रोसीजर को परफॉर्म उसको करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ इंडिया में आए, सपोज उनको इंडिया में, जैसे वर्ल्ड जो आपकी मनरेगा स्कीम होती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वाली, तो वो वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस करता है। तो वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ है चेक करने के लिए कि उसके जो लीगल प्रोसीजर वगैरह हैं वो प्रॉपरली सब फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो कोई भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के कुछ एम्प्लॉय इंडिया में आए, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट होंगे या नहीं होंगे? रिसाइड कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे। फिर से वही कंडीशन आएगी, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी और मोर देन 1 ईयर, दोनों कंडीशन। हाँ, तब वो हमारी इकोनॉमी का पार्ट है, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी का पार्ट नहीं होंगे। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल रेजिडेंट क्लियर है कि इसमें कुछ डाउट है आपको? मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉर्मल रेजिडेंट क्लियर है आपको? नॉर्मल रेजिडेंट की जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है, ये क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। तो बेसिकली हमारा नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते टाइम ये होता है, अभी जैसे आपने बात की थी सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप के लिए बेसिकली यही होना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, और इंडियन लॉ उसको अलाउ करता हो कि हाँ वो इंडियन सिटीजन है, तो वहाँ पे उसको सिटीजनशिप इंडिया की दे दी जाएगी। सपोज़ वो इंडिया में बॉर्न हुआ है, या इंडियन गवर्नमेंट ने उसको किसी भी एस्पेक्ट्स पे उसको जो है कंट्री की सिटीजनशिप दे दी कि चलो ठीक है आप इंडिया के सिटीजन मान लिए जाते हो, तो वो हमारा सिटीजनशिप में आ जाएगा। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए जो रेजिडेंसी की बात की गई है, वही की गई कि एक पर्सन जो इंडिया में बॉर्न हुआ और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंडिया हो, दूसरा इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है बट बाहर से आया है, बट उसको इंडिया में रेजिस्ट करते हुए 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर है वो इंडिया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट में कंसीडर करते हैं। होती है वो नेशनल इनकम का पार्ट होती है। नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी इनकम को हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? डाउट हो भी तो पूछ लीजिए। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस इंडिया में है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस इंडिया में है, तो क्या उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे या नहीं मानेंगे? गुड। एक इंडियन कंपनी है जो कि लंदन में है, उस, उसको ही मानेंगे। गुड। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस न्यूयॉर्क में है। यस। ठीक है। तो आपको बेसिकली जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। सिटीजनशिप और रेजिडेंसीशिप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात आप याद रखिएगा। सिटीजनशिप हमारा उसका दूसरा सिस्टम होता है, इंडियन इकोनॉमिक लॉ के थ्रू उसको सिटीजनशिप मिली हो, इंडियन लॉ के थ्रू मिली हो तो सिटीजनशिप में चला जाएगा। लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रेजिडेंशिप की बात करेंगे, तो पर्सन इंडिया में बॉन्ड हुआ होना चाहिए, सेंटर ऑफ इकोनॉमी इंडिया में होना चाहिए, या 1 ईयर से ज़्यादा, और सेंटर ऑफ इकोनॉमी इंडिया, तभी उसको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट में रखेंगे, और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम उसकी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। अदरवाइज किसी और कंडीशन पे हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। फाइनल जो इनकम होती है, सॉरी फैक्टर इनकम, इंटरमीडिएट ट्रांसफर इनकम, ये मैंने आपको बता दिया है, और मैंने इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स आपको बता दिए हैं। फाइनल गुड्स के बेसिस पे जो हमारे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर इतने में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है।
अच्छा वो व्हाट अबाउट शिवानी, वो क्लास अटेंड नहीं कर रही, उसको क्या हुआ? हाँ सर, उसका मैसेज आया था मेरे पास, शायद वो अभी अपने होम टाउन में, वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है। ठीक है ठीक है। मैं भी देखिए, अगर सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, सो इसको देख के ऐसे सिचुएशन लग रही है कि मे बी आपका आफ्टर 1 या 2 मंथ्स, जुलाई अगस्त लास्ट तक, हो सकता है कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में अलाउ कर दें ओपन करने के लिए। तो अगर अलाउ हो जाता है तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑनलाइन का कोई इशू ही नहीं रहेगा। बट जब तक नहीं होता है तब तक तो फिर अभी ऑनलाइन मोड पे ही चलेगा। तो मॉर्निंग का जो टाइम है वो आपके इकोनॉमिक्स के लिए रहेगा, और इवनिंग का जो टाइम है वो अकाउंट्स के लिए रहेगा। या अगर आप चाहो तो 4 to 5 आप अकाउंट्स कर सकते हो, और 5:30 to 6:30 आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो। कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा आपके लिए? कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा? मॉर्निंग का? नहीं, आप फिर से रिपीट करो, आपने जो बोला है। हाँ, आप जैसा भी होगा पूछ लीजिएगा फिलहाल। और जो भी आपकी क्लासेस का शेड्यूल आएगा मुझे बता दीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स का 7:45 to 8:45, और फिर अकाउंट्स की क्लास का 4 to 5। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में आपका एक और चीज़ें होगी, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर आपका नेशनल इनकम का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके नेशनल इनकम के चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट आपका बचा हुआ है, डेप्रिसिएशन बचा हुआ है। तो इन चीज़ों को करने के बाद फिर हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका नेशनल इनकम नेम से है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसको प्रॉपरली करिएगा, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जो आपके अकाउंट से रिलेटेड डाउट्स हैं, वो अभी आज जो अकाउंट्स की क्लास होगी 4 to 5, उसमें मैं आपको इलस्ट्रेट कर दूंगा जो भी आपका इशू आ रहा है। ओके। वॉइस आ रही है मेरी आपको? शिवानी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हेलो।